तो बेटा हम लोग स्टार्ट करें मई जून 2025 पेपर 42। इसका भी हम लोगों ने सेक्शन बी ही आज देखना है। सेक्शन ए खैर इसका है भी नहीं वैसे भी। तो यहाँ पे आइएगा जरा। कहता है कि मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्ट आउटपुट टू रेज प्राइसेस टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। यहां पर उसने आपको एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में वो कहता है कि यार मोनोपोलीज जो है ना वो आउटपुट को रोकती हैं ताकि प्राइसेस बढ़ सके और कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो सके। और ये बात बड़ी लॉजिकल है, हमें असल दुनिया में नजर भी आती है कि मोनोपलीज जो हैं वो जानबूझ के सप्लाई को रोकती हैं ताकि शॉर्टेज क्रिएट हो सके, प्राइसेस बढ़ सकें। और ओवरऑल क्योंकि बेटा जो मोनोपली होती है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो हर फर्म की कोशिश ये होती है कि यार वो प्राइसेस को ना बढ़ा के ही लेके चले आगे। तो कहता है कि यार विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess the extent to which a government should intervene in monopoly market। यार डायग्राम बना के मुझे ये बताओ कि क्या गवर्नमेंट को मोनोपोली मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए। तो अब देखो स्टार्टिंग कैसे होगा। 20 मार्क का सवाल है ना। 14 मार्क आपका AO1 AO2 होता है और 6 मार्क आपका AO3 होता है जो कि आपकी इवैल्यूएशन होती है। अगर आप AO1 AO2 को भी और ब्रेक डाउन कर दो, मैंने पहले भी आपको ये बातें बताई हुई हैं, तो 4 से 5 मार्क नॉलेज के होते हैं और 9 से 10 मार्क आपके AO2 के होते हैं। अब यहां पर शुरुआत किस तरीके से कर रहे होगे आप, क्योंकि मोनोपोली एक इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होता है, तो आप मोनोपोली को डिफाइन करके स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल आप बता रहे होंगे कि मोनोपोली होती क्या है, मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आपकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, किस तरीके से वो मार्केट में एक्सप्लॉइटेशन कर रहा होता है, किस तरीके से वो कंज्यूमर को तंग कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, वगैरह 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 सारी बातें आ रही। अब गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन कर सकती है मोनोपोली मार्केट में, मल्टीपल तरीके कार है। पहला तरीका आप ये कह सकते हैं कि यार वो मोनोपोली को नेशनलाइज कर दे। जाहिर सी बात है अगर नेशनलाइज हो गई तो फिर मोनोपोली की पावर ही खत्म हो गई। या आप ये कह सकते हैं कि वो मोनोपोली पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दे। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और वो एक्सप्लॉइटेशन को फिर, और उनको धमकी दे कि अगर तुमने तंग किया और कंज्यूमर को तो मैं तुम पे और टैक्सेस लगा दूंगा। तो यहां पर भी मोनोपोली की पावर रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। या गवर्नमेंट लगा दे मैक्सिमम प्राइस। अच्छा अब मैक्सिमम प्राइस कैसे लगेगी, बहुत सिंपल सा केस। मोनोपोली की यहां पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू AR MR। यही केस है भाई, सही है। ये आपकी MC आ रही है, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आ रही है। एक मोनोपोली जो होती है वो ऑपरेट करती है MC इज इक्वल्स टू MR पे, जहां पर वो ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है और इतनी प्राइसेस चार्ज कर रही है। जाहिर सी बात है आपके सामने है ना कि शॉर्टेज ऑफ आउटपुट भी है, एट द सेम टाइम प्राइस भी काफी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस कैसे लगाती है बेटा, मैक्सिमम प्राइस होती क्या है। मैक्सिमम प्राइस वो सिचुएशन है कि भाई या तो इतनी प्राइस चार्ज करोगे या तो आप इसके नीचे प्राइस चार्ज करोगे, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, जो AS वाला मैक्सिमम प्राइस आप लोगों ने पढ़ा हो। तो गवर्नमेंट आके मैक्सिमम प्राइस इंप्लीमेंट करेगी और गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस इंप्लीमेंट करती है जहां पर आप एलोकेटिवली एफिशिएंट होते हैं। यहां पर MC इज इक्वल्स टू AR पे, MC इज इक्वल्स टू AR पे। क्योंकि इसके पीछे वजह है ना यार, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने और नीचे इंप्लीमेंट कर दी तो उससे क्या है कि उससे फिर लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे, लॉसेस का डर शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार मोनोपोली पे भी इतना पंगा मत डालो और कंज्यूमर को भी बचा के रखो। तो ये ओवरऑल एक मोनोपोली का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, क्या क्या पॉलिसीज आप लगा सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, उस हिसाब से आपने यहाँ पर कहानी को इंप्लीमेंट कर दिया। कोई टेंशन वाली बात, कोई टेंशन। सर ये माइक्रो में 17-18 स्कोर करना कितना मुश्किल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप तरीके से आंसर लिखते हो, फॉर्मेटिंग ठीक करते हो, चीजों को समझते हो, इजीली आप स्कोर कर सकते हो। अब आए जरा इस क्वेश्चन की हम लोग अप्रोच को देखते हैं कि किस तरीके से हम आंसर स्टार्ट करेंगे और क्या क्या बातें हम अपने आंसर में लिख रहे होंगे। तो बेटा पहले आपने बताना है मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली, कि भाई मोनोपोली का मतलब क्या होता है और मोनोपोली के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहले आपने बताना शुरू किया जी कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर एक ही फर्म होती है, पावरफुल फर्म होती है और कंज्यूमर्स जो में एक ही मेन सप्लायर होता है।
फर्म के पास इतनी पावर होती है कि वो सबको इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्राइस मेकर होती है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, ऑल्टरनेटिव्स कंज्यूमर के पास नहीं होते, बैरियर टू एंट्री ज्यादा होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चल रही होती है, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। सारा आपने एक इंट्रोडक्शन अपना फेस दे दिया, ठीक है। अब आपने बताना है कि एक मोनोपोली कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कैसे करती है। एक मोनोपोली कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती है बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस फॉर अ लिमिटेड प्रोडक्ट। आपके सामने है ना, अगर आईफोन चाहे तो वो जितना लोगों को चाहिए उतना आईफोन प्रोड्यूस कर सकता है, बट आईफोन जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट करता है। क्यों? ताकि जाहिर सी बात है आपकी प्राइसेस बढ़ सके, पैसे कमा सके। प्ले स्टेशन सोनी, अगर सोनी चाहे तो जानबूझ के सोनी अगर चाहे तो ज्यादा प्ले स्टेशन प्रोड्यूस कर सकता है, बट जानबूझ के कम रखता है। क्यों? अगेन, प्रॉफिट कमाने, पैसे कमाने, ठीक है। तो एक मोनोपोली का मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कि मैंने आपको यहां पर बता दिया। एमसी इज इक्वल टू एमआर पे आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब आप एमसी इज इक्वल टू एमआर पे ऑपरेट करेंगे, आप ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो आपने डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ, कि यार क्या हिसाब किताब आपके पास यहाँ पे चल रहे होते। तो इससे क्या होता है कि दिस अलाउस मोनोपोली टू सेट अ हायर प्राइस, जिससे उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ओवरऑल मोनोपोली को फायदा होना शुरू हो जाए। अब हाई प्राइस है, जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस ज्यादा है, आपने आउटपुट कम रखा हुआ है, अगर आप आउटपुट भी बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आप स्कैर्सिटी प्रोड्यूस नहीं करोगे मार्केट में, तब तक आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। अच्छा, अब वही बताया भाई कि इस शॉर्टेज से मोनोपोली को किसका फायदा मिलता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फायदा मिलता है। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर्स को कम गुड गुड मिलते हैं और वो ज्यादा पैसा पे कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। प्लस एक मसला एमसीएमआर पे ऑपरेट करने का ये भी है कि आप एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होते हैं, यानी कि आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करते और ये आपके पास डेड वेट लॉस आना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉपर तरीके से, कि हम लोग मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट पे ऑपरेट नहीं कर रहे। सम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर, कुछ लोग जो हैं वो बेचारे ज्यादा पे कर रहे हैं, कुछ लोग कम पे कर रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे ज्यादा पैसे ले लो बट हमारी डिमांड फुलफिल कर दो, हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर दो। लेकिन मोनोपोली का क्योंकि सामान रिस्ट्रिक्टेड होता है, मोनोपोली कहता है नहीं जी, हमने तो नहीं बनाना, हम तो नहीं बना के देंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है ना कि प्राइसेस बढ़वानी है हमने मार्केट। अगर प्राइसेस कम होना शुरू हो गई तो मोनोपोली का ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं हो रहा, तब तो आप नुकसान में जाना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, दिस लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वेयर पोटेंशियल बेनिफिट्स आर लॉस्ट। अगेन, आप क्योंकि अपने मतलब के लिए काम कर रहे हो, आप अपने मतलब के हिसाब से काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आप सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, सोसाइटी को कंसिडर नहीं करेंगे, तब आपके लिए प्रॉब्लम आती है कि मुल्क में नुकसान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर एंड डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस की कहानी मैंने आपको ऊपर बता दी। कंज्यूमर वेलफेयर कैसे लॉस होता है? बेटे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम लोगों ने जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, वहां पर एक बात आपको बहुत डिटेल में समझाई गई थी कि एज अ प्रोड्यूसर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं अपने कंज्यूमर का पूरा कंज्यूमर सरप्लस निचोड़ लूं, उसको खा लूं। मतलब कि जितना वो मैक्सिमम पे करने के लिए विलिंग है, मैं उतने पैसे उससे निकलवा लूं। ये होता है कंज्यूमर वेलफेयर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फर्स्ट डिग्री वाला। तो अगेन, अगर आप एक मोनोपोली हैं और आप ज्यादा पैसे, जाहिर सी बात है, चार्ज करोगे, तो जो कंज्यूमर ज्यादा पे करने के लिए विलिंग है, आप उससे ज्यादा पैसे ले रहे होंगे भाई। इससे आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। कंज्यूमर के लिए नुकसान है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बेस ही उस पे कर रहा है कि यार कंज्यूमर को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो हमने तो बात ही उसी के बारे में करनी, समझे। और जब डेड वेट लॉस होगा तो सोसाइटी का भी लॉस है। सर, इस क्वेश्चन में एक्सटेंट लिखा है, तो हम इवैल्यूएशन में ये लिख सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड। हाँ बिल्कुल, एक्सटेंट जो है ना वो आपका इवैल्यूएशन में आएगा। डू वी नीड टू एक्सप्लेन अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोनोपोली टू? लाइक नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव का सवाल ही नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्टिव बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर देखें एक्स इनएफिशिएंसी। एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब, ना ही आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, ना ही आप एलोकेटिवली एफिशिएंट है। जब आपके पास एफिशिएंसी वाला निजाम ही कोई नहीं है, एफिशिएंसी वाला हिसाब किताब ही कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप फिर
चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे, ना ही प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो पाएंगे, ना ही एलोकेटिवली एफिशिएंट हो पाएंगे। समझे? अच्छा, अब यहां पर आप कुछ चंद एक बेनिफिट्स भी बता सकते हैं। चंद एक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि यार मोनोपोली अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रही है, मैंने माना कि वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रही है, मैंने माना कि वो कम आउटपुट दे रही है, लेकिन बेटा जो पैसा मोनोपोली कमा रही है वो इन दी एंड तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे ही खर्च कर रही है ना। अगर आईफोन लोग खरीदते हैं तो वो क्यों खरीद रहे हैं? वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि जो आईफोन की बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आईफोन का एक पूरा इकोसिस्टम होता है, मतलब अगर आपने आईपैड आपके पास है, आपके पास मैकबुक है और आपके पास आईफोन है, तो आप एक प्रॉपर इकोसिस्टम में रह रहे होते हो। ठीक है? तो वो आपका काम बड़ा आसान कर देता है। क्वालिटी ऑफ गुड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सारी चीजें मोनोपोली ही तो करती है, कोई आम फर्म थोड़ी करती है। हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हायर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, इसके बारे में तो अभी हम लोग इवैल्यूएशन में बात करेंगे। ठीक है भाई? तो ओवरऑल हर बार नुकसानदेह नहीं होता, तो ये बेनिफिट भी आप कुछ हैं जो बता सकते हैं। अब गवर्नमेंट को क्यों इंटरवीन करने की जरूरत है, क्यों गवर्नमेंट को मोनोपोली को रोकने की जरूरत है? वही सारी प्रॉब्लम्स हैं कि गवर्नमेंट को यहां पर इन इन वजहों से आना पड़ेगा। अब यहां पे इवैल्यूएशन स्टार्ट होगी, बट इवैल्यूएशन से पहले बेटा देखो कितने पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। आप अगर 5 भी लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके तो मोर देन इनफ। कोई इतने ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से लिख सकते हो। अब आपकी इवैल्यूएशन किस बेसिस पे जाएगी? आपकी इवैल्यूएशन जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल रिड्यूस द पावर ऑफ मोनोपोली। कि भाई किस हद तक, किस हद तक, एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक, गवर्नमेंट किस हद तक मार्केट में इंटरवीन करके मोनोपोली की पावर को रोक सकता है, इस बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन जा रही है। पहला तरीका मैंने बताया हुआ है प्राइस कंट्रोल, जो मैक्सिमम प्राइस का मैंने आपको बताया था, और मैक्सिमम प्राइस की डायग्राम ये देख लें आपके सामने बनी हुई है, वही वाली के आप एलोकेटिव एफिशिएंसी पर आपने जो है वो लाइन खींच दी है, तो हम लोग उस पर आ चुके हैं। अब देखो प्राइस कंट्रोल से मोनोपोली की पावर रिस्ट्रिक्ट होती है, लेकिन ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो आपने मैक्सिमम प्राइस लगाई है वो मैक्सिमम प्राइस है कितनी। मतलब कि जैसे कि मोनोपोली की ये प्राइस है, अगर आप बिल्कुल यहां पर मैक्सिमम प्राइस लगाते हैं तब वो इनफेक्टिव है, किसी काम की नहीं। अगर आपने इतनी मैक्सिमम प्राइस लगा दी तो बेटा मोनोपोली तो लॉस में चली गई ना, तो मोनोपोली तो बंद हो जाएगी। मोनोपोली बोलेगी भाड़ में जाओ, मैंने काम ही नहीं करना। समझे? तो आपको लगानी पड़ेगी ऐसे पॉइंट पर जहां पर मोनोपोली का भी इतना नुकसान ना हो और जहां पर सोसाइटी का भी बेहिसाब फायदा हो। तो यहां पर ये केस है कि इफ द गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस टू लो, फर्म्स अपनी कॉस्ट नहीं कवर कर पाएंगी, जिससे उनको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? और अगर बहुत ज्यादा लगा दी तो कंज्यूमर के लिए नुकसान है। दिस में क्रिएट शॉर्टेज एंड रिड्यूस अवेलेबिलिटी। तो बेटा जिस चीज से हम बच रहे थे, शॉर्टेज से, अवेलेबिलिटी ना होने से, वो चीज और हो जाएगी, वो और प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी आपके लिए। तो गवर्नमेंट एलोकेटिव एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल बेस्ट पॉइंट यानी कि यहां पर लगाई, ताकि सोसाइटी का भी फायदा हो, मोनोपोली का भी फायदा हो। फिर लिखा हुआ है टैक्सेशन। टैक्सेस लगाएंगे तो फर्म्स के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएंगे और ओवरऑल सबको फायदा होगा। हाउ एवर, टैक्सेस लगने की वजह से क्या पता मोनोपोली और प्राइस बढ़ा दे। हो सकता है गवर्नमेंट को बैकफायर कर जाए, मोनोपोली और प्राइस बढ़ा दे, भाई बोले तो मेरा तो खर्चा ही बढ़ गया। और एक चीज को सोचें कि देखो मोनोपोली की डिमांड है इनइलास्टिक, मोनोपोली की डिमांड है इनइलास्टिक। तो अगर मोनोपोली पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं या डायरेक्ट टैक्सेस व्हाटसोएवर जो भी लग रहे हैं, क्या मोनोपोली के लिए कोई मुश्किल काम है उन टैक्सेस को कंज्यूमर पर ट्रांसफर करना? बहुत इजी काम है भाई। अगर मोनोपोली पर टैक्सेस लग रहे हैं, अगर मैं अगर समझता हूं कि मेरी डिमांड इनइलास्टिक है और मुझ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, तो मैं सीधी सी बात है अपने कंज्यूमर पर ट्रांसफर करूंगा टैक्स को। तो ये हम लोग क्या बता रहे हैं? हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी बता रहे हैं और एक्सटेंट बता रहे हैं कि ये किस हद तक काम करेगा या किस हद तक काम नहीं करेगा। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि भाई मोनोपोली की डिमांड तो इनइलास्टिक होती है, वो इजीली कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर सकता है। और प्लस अगर टैक्सेस आपके पास लग गए
तो इससे एक डिसइंसेंटिव पैदा होता है कि मोनोपोली फिर कभी भी रिसर्च पे फोकस नहीं करेगा, खर्चा नहीं करेगा, उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा, वो इनोवेशन पे खर्चा नहीं करेगा, वो टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं करेगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी गिरती है। अच्छा, अब नेशनल मोनोपोली पे आ जाओ। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, बताना जरा। बताएं जरा। बेटा मैं पूछ रहा हूँ नेचुरल मोनोपोली क्या होती है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, जैसे कि के इलेक्ट्रिक हो गया, सुई गैस हो गया, पानी वानी हो गया, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ना फातिमा, ये तो नहीं होता। ना हारिस, हारिस ये भी नहीं होता। नहीं फातिमा असलम ये भी नहीं होता। वेरी गुड, दाऊद का जवाब आ गया। बेटा नेचुरल मोनोपोली वो मोनोपोली होती है जो कि सारी जिंदगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होती है, जो कि सारी जिंदगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होती है। नेचुरल मोनोपोली की कॉस्ट हमेशा गिरी हुई होती है, कभी भी नहीं बढ़ती। ठीक है ना, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होती कॉस्ट। अब यहां पर केस क्या है, यहां पर केस क्या है कि लेट से अगर गवर्नमेंट नेशनल मोनोपोली के साथ पंगा ले रही है और नेशनल मोनोपोली के ऊपर रेगुलेशंस लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए, प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, तो बेटा तो नेचुरल मोनोपोली जो एक कंज्यूमर को फायदा दे सकती थी बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल प्राइस, क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में है। अगर बेटा उनका खर्चा बढ़ गया तो वो तो फिर गए ना यार, उनके लिए तो फिर मसला पैदा हो जाएगा ना। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, द एक्सटेंट टू विच अ गवर्नमेंट, अच्छा ये रह गया सॉरी, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड इट्स लिमिटेशंस। वही सारी लिमिटेशन मैंने यहाँ पे लिखी, भाई आप प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं या बिहेवियर ऑफ मोनोपोली को देख रहे हैं। हाउएवर रेगुलेशन में नॉट ऑलवेज बी इफेक्टिव ड्यू टू गवर्नमेंट फेलियर, हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट ही करप्ट करप्ट हो सकता है कि वो सही पॉलिसी लगाने के काबिल ना हो। ठीक है ना, और उससे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, एफिशिएंसी गिरना शुरू हो जाए। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल The extent to which a government should intervene in monopoly market depends on the situation। मैंने अपनी जजमेंट दी कि यार ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि हाँ करना चाहिए, या मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मोनोपोली तंग कर रहा है, यानी कि प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर रहा है, आउटपुट कम रखा हुआ है, कंज्यूमर को हार्म कर रहा है, फिर तो इंटरवेंशन बनती है। ठीक है ना, फिर तो जस्टिफाइड है, बनती है। हाउ एवर इन केसेस वेयर मोनोपलीज बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो केसेस जहां पर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे हैं या जो अफेक्टिव एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा अगर इंटरवीन करोगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी गिरेगी। तो देयरफॉर गवर्नमेंट को ये सोच समझ से कदम रखना चाहिए कि गवर्नमेंट कहां पर इंटरवीन कर रही है, किन कंडीशंस को गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। और क्योंकि देखो हर मोनोपोली एक जैसी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि अगर एक मोनोपोली आपको एक्सप्लॉइट कर रही है तो बाकी सारी भी कर रही हो। समझे बात को। तो ये मेरी एक फाइनल कंक्लूजन यहां पर होगी, और इस तरीके से मेरा 20 मार्क का आंसर जो है वो एंड हो जाए। कोई सवाल। टाइप्स ऑफ गुड, जैसे कि दाऊद बताओ जरा क्या कह रहे हो आप। सब्सिडाइजिंग न्यू एंट्रेंट्स कुड ऑल्सो बी, हाँ जी, कि मार्केट कंपेरेटिवनेस बढ़े तो मोनोपोली की पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। दाऊद सवाल अपना जरा डिटेल में पूछें, आप क्या पूछ रहे हैं। एक मोनोपोली नेसेसिटी गुड सप्लाई करती है, दूसरी लग्जरी, सो टाइप ऑफ गुड वाली डिटरमिन एक्सटेंड, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। अच्छा अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या कह रहा है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डायग्राम बना के मुझे बताओ, असेस वेदर
द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी ऑन द वेज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ फर्म is likely to be greater in perfectly competitive labor market than in an imperfectly competitive labor market. अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो, लेबर मार्केट का टॉपिक ऐसा है कि अगर तो वो एग्जाम में टेस्ट हो गया तो आपकी चांदी है। चांदी क्यों है? क्योंकि लेबर मार्केट का जो भी सवाल आता है ना, 95% ऑफ द टाइम आपको उधर चैप्टर की समरी लिखनी होती है। मतलब कि आपको कोई बेनिफिट ड्रॉबैक की कहानी तो बतानी नहीं है, आपको कोई एज सच चीजों को तो डिटेल में बताना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कहानी लिखनी है और पूरे चैप्टर की आपको समरी वहां पर देनी है, ठीक है। अब उसने सवाल में क्या पूछा कि यार डायग्राम बना के मुझे बताओ, असेस वेदर द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। बेटा, लेबर की डिमांड किस पे डिपेंडेंट होती है? लेबर की डिमांड होती है उसके एडिशनल प्रोडक्ट पे, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट पे, कि अगर कोई वर्कर आ रहा है मुझे कितना एडिशनल प्रोडक्ट बना के दे रहा है। तो अगर आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। अगर आपकी डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि वेज रेट भी क्या होते हैं, आपके वेजेस बढ़ जाते हैं। सिंपल है ना, आपके वेजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहता है कि यार, असेस द इंपैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी ऑन द वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ फर्म। रुको जरा 2 मिनट यहां तक। डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो उससे वेज रेट भी बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ये बात तो बेसिक है। तो वो पूछता है कि यार बढ़ेगी तो सही, लेकिन कहां ज्यादा बढ़ेगी, परफेक्ट कंपटीशन में या इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ये सवाल। तो अब बेटा यहां पर आओ जरा। सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं आपने वो डिफाइन करनी होती हैं। आपने यहां पर बताना है कि लेबर प्रोडक्टिविटी होती क्या है। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर वर्कर, कि आपका आउटपुट पर वर्कर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्यों होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप वर्कर्स को बेहतर ट्रेन करते हो, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके मुल्क में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। जब प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तो फर्म्स का आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है, आप ज़्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं फर्म्स को, आपके पास नए वर्कर्स आते हैं वगैरह वगैरह। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक नॉलेज है कि यार ये चीज़ें होती क्या है। अच्छा, अब आपने बताने हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लेबर के फीचर्स क्या हैं। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि समरी लिखनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? थाउजेंड ऑफ वर्कर्स प्रोड्यूसिंग, हैविंग सेम स्किल सेट, प्रोड्यूसिंग सेम गुड, वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, होमोजीनियस इन नेचर, परफेक्ट मोबिलिटी, ये वो फलाना ढमका, सेम बातें। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं माइन वर्कर्स की, जो माइनिंग कर रहे हैं वर्कर्स, जो पत्थर खोद रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह, सब सेम स्किल सेट वाले लोग हैं। वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन परफेक्ट कंपटीशन, आपने यहां पर बताना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप MCL इज इक्वल्स टू MRP पर ऑपरेट करते हैं। और आपने इस तरीके से सारी बातों को एक्सप्लेन कर दी कि यार ये मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है, जहां पर मैं ये वेजेस दे रहा हूं और ये क्वांटिटी में वर्कर्स को लेके आ रहा हूं। अच्छा, अब एक बात बेटा याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में द फर्म इज अ वेज टेकर। जिस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, उसी तरीके से लेबर मार्केट के हिसाब से द फर्म इज अ वेज टेकर। जो मार्केट में वेज चल रही है आपने वो ले ली, कोई आप अपनी तरफ से वेज सेट नहीं कर सकते। जो एक एवरेज वेज है, जो एक एवरेज नॉर्म है इंडस्ट्री का, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये आपने उसको कहानी बता दी। अब आपने बताना है कि यार अगर एमआरपी बढ़ेगा, अगर एमआरपी बढ़ेगा तो उससे होगा क्या। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे होगा क्या। तो बेटा, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपका एमआरपी भी बढ़ेगा। एमआरपी बढ़ेगा, जब आपका एमआरपी बढ़ेगा यू विल हैव टू हायर मोर वर्कर्स, डिमांड फॉर वर्कर बढ़ रही है तो और वर्कर चाहिए ना भाई। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल आपके मुल्क में बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बात तो लॉजिकल है, ये बात तो सिंपल है। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो अगर डिमांड कर्व फॉर लेबर इज शिफ्टिंग टू द राइट, जाहिर सी बात है कि वेजेस बढ़ेंगी।
जाहिर सी बात है कि फर्म्स विल विलिंग टू पे मोर, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारा जो वर्कर है वो हमें ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा, अच्छा प्रोड्यूस करके देगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फर्म्स को वर्कर हायर करना और ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आएगा। समझ रहे हैं? तो यहां तक आपने ओवरऑल कंडीशन समझा दी परफेक्ट कंपटीशन की, कि अगर आपका एमआरपी बढ़ जाता है। अब इम्परफेक्ट पे आ जाओ। भाई मोनोप्सनी वो फर्म है जो कि हाईएस्ट बायर ऑफ वर्कर है, वेज सेटिंग पावर होती है, वेज मेकर होता है, एमसीएल इज इक्वल टू एमआरपी पे ऑपरेट करता है, सिर्फ और सिर्फ इतनी वेजेस देगा, इतना वर्कर लेके आएगा, वगैरह वगैरह। तो यहां पर क्या केस हमारे पास चल रहा है भाई? अगेन आपने शुरू का इंट्रोडक्शन दिया कि मोनोप्सनी पावर क्या है, आपने एमसीएल इज इक्वल टू एमआरपी वगैरह के हिसाब से बात करना शुरू कर दी। अच्छा, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई, नया इक्विलिब्रियम इधर आया, आपकी क्वांटिटी देखो थोड़े से बढ़ रही है, आपकी क्वांटिटी थोड़े से बढ़ रही है, और आपकी जो वेजेस हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़े। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि आई एम अ मोनोप्सनी, क्योंकि आई एम अ वेज मेकर, तो मैं अपने हिसाब से वेजेस दूं। मेरा रूल है ना भाई, मेरी मर्जी में जो भी दूं। तो वर्कर्स, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है नहीं, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में वेजेस कंपैरेटिवली थोड़े से बढ़ेंगी, और आउटपुट जो है वो भी कंपैरेटिवली थोड़े से बढ़ेगा। यहां पर भी सेम वही केस है कि डिमांड फॉर लेबर आपकी बढ़ रही होगी, राइटवर्ड की तरफ वो जा रहा होगा, वेजेस बढ़ेंगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेंगी, वगैरह वगैरह। अब हमने कंपेयर करना है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है, कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा से बढ़ रही है, लेबर ज्यादा से बढ़ रहा है, वेजेस ज्यादा से बढ़ेंगी, बट इन इम्परफेक्ट कंपटीशन जो ओवरऑल इफेक्ट है वो स्मॉल होगा। ठीक है ना? तो देयर फोर क्या हमारे पास केस चल रहा है बेटा, के प्रोडक्टिविटी परफेक्ट कंपटीशन में अगर आ रही है तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगी एज कंपेयर टू एन इम्परफेक्ट। ये आपने पूरी समरी दे दी। मैंने आपसे क्या कहा कि लेबर मार्केट पूरी समरी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार आप बैठो बेनिफिट ड्रॉबैक लिखो, ये करो वो करो, ड्रामेबाजियां कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा समरी उठा के दे देनी है, कोई मसले वाली बात। क्यों कोई मसले वाली बात? क्लियर है? अब आए इसके इवैल्यूएशन पे। इवैल्यूएशन में वो आपसे यही बात पूछ रहा है कि यार दोनों में से, बट इसके अलावा भी कभी दूसरे किसी टाइप क्वेश्चन आया हुआ? देखो लेबर मार्केट में ना मेजोरिटी ऐसे ही क्वेश्चन आते। सही है, लेबर मार्केट में मेजोरिटी यही क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बेनिफिट ड्रॉबैक का कोई सेंस नहीं बनता। दाऊद पूछ रहा है कि सर समरी देते हुए ऑर्डर क्या डालें? ऑर्डर वही है जिस ऑर्डर में आपके नोट्स हैं, कि पहले आपने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर से स्टार्ट किया, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे गए, आपने परफेक्ट कंपटीशन बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इम्परफेक्ट बताया, इम्परफेक्ट में बायलैटरल मोनोपोली बताया, ट्रेड यूनियन के मसले बताए, इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपने जाना होता है। ठीक है? तो ये मैं जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहां पर देखो जरा, the impact of increased labor productivity may be greater in perfectly comparative labor market, but this depends on how realistic the assumptions are. अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी वेज बढ़ेगी, आपकी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये तो होगा, बट ये देखना पड़ेगा कि भाई ये अप्रोच कितनी रियलिस्टिक है। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन कहता है आपके पास परफेक्ट मोबिलिटी है, आपके पास सारी चीजें हैं, ये और वो, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर मैं माइंड वर्कर्स की भी बात करूं तो कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई एक टाइम पे दो पत्थर उठा रहा है, कोई एक टाइम पे एक पत्थर उठा रहा है, समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली सेम टू सेम होना, ये चीज दुनिया में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। Because of this, even if productivity increases, wages may not rise as much as expected, especially if workers cannot switch jobs easily or do not have the same skills. एक और फैक्टर जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा वो ये है कि यार प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड। प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड, क्या मतलब है इसका? भाई इसका मतलब ये है कि अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात की जाए, सर्विस इंडस्ट्री में खास तौर पे हर वर्कर का आउटपुट मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं मिसाल टीचिंग की यहाँ पे लिखी हुई, टीचिंग की ले लें। भाई अब टीचिंग की प्रोडक्टिविटी किस तरीके से देखे जाती है? एक बच्चा है, ठीक है, वन क्लास का बच्चा है,
वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 2 3 5 के बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अब हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करें पर टीचर की? भाई मैं अगर एक क्लास को पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा समझ आता है, कुछ बच्चों को कम समझ आता है, कईयों को समझ ही नहीं आता। समझ रहे हैं? तो अब मैं किस तरीके से, किस बेसिस पे ये डिसाइड करूं कि हादी अच्छा पढ़ाता है कि बुरा पढ़ाता है? समझे बात को? तो सर्विस इंडस्ट्री कैन नॉट बी मेजर्ड प्रॉपरली। वहां पर आप प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं कर सकते। या एक ऐसा प्रोडक्ट जहां जो मल्टीपल स्टेजेस से होता हुआ आ रहा है, जो आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं। अब जैसे मोबाइल फोन की बात करें, मोबाइल फोन 10 लोग बना रहे हैं, स्क्रीन कोई बना रहा है, सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है, कैमरा कोई बना रहा है। तो यार मैं प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करूंगा? समझ रहे हैं? इन एडिशन, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना सिर्फ लेबर पे डिपेंडेंट नहीं होता, ट्रेनिंग पे डिपेंडेंट होता है, एजुकेशन पे डिपेंडेंट होता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। और इन चीजों में भी तो कॉस्ट लगती है ना यार, आपका खर्चा लगता है ना यार। ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि ओ भाई, एक वर्कर रात में सो रहा था, उसको जो है वो एकदम से पता नहीं कोई फरिश्ते ने आके उस पर दम किया और वो सुबह उठ के डबल बनाना शुरू हो गया। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना यार। आगे आओ। हाई प्रोडक्टिविटी may also come from using machines instead, वही वाली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है। ओवरऑल, ऑल्दो थ्योरी हमें ये बात बताती है कि जब आपकी एमआरपी बढ़ेगा परफेक्टली कंपैरेटिव में, खास तौर पे, तो आपकी वेजेस ज्यादा बढ़ेंगी, इंप्लॉयमेंट आपकी कम, इंप्लॉयमेंट भी ज्यादा से बढ़ेगी। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में नॉट ऑलवेज भी वेरी लार्ज। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि असल दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन नाम की तो चीज ही ऐसा कोई नहीं है ना। तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, एक फेरी टेल को एक रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करूंगा तो दुनिया बहुत फर्क नजर आएगी। तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। समझे बात को? तो ये मेरी ओवरऑल एक जजमेंट यहां पर आ रही होगी। कोई मसला? कोई मसला? क्लियर है जी? चले जी, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो मैं आपको एक नया टाइम टेबल दूंगा। मैंने भेजी थी यार, वापस भेज देता हूँ, नहीं भेजी थी तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई, टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होगा तो ग्रुप पे भाई एक्टिव रहना, देखते रहना टाइम अभी हमारा क्या होने वाला है। तो फिर हम लोग फिर उसी क्लास पे उसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चले, जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। बेटा AO1 जो होती है वो आपकी नॉलेज होती है हुबैब। नॉलेज क्या होती है? बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बुकिश बातें करना, इंट्रोडक्शन देना, स्किल्स बताना। AO2 आपका एनालिसिस होता है, जहां पर आप अपने केस के साथ लिंक करते हो, क्वेश्चन के साथ लिंक करते हो। AO3 आपकी जजमेंट होती है, इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन में अक्सर औकात ड्रॉबैक्स भी आते हैं, इवैल्यूएशन में अक्सर औकात आपकी अपनी रिकमेंडेशन है वो भी आ रही होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दीज। समझ गए? यू वेलकम, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, तो हम लोग भाई स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 25 पेपर 42 का सेक्शन सी। सेक्शन बी जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे होंगे। जरा देखिएगा क्या कहता है भाई सेक्शन सी। अच्छा, कहता है कि विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स ग्राफ, assess the impact of a decrease in interest rate on the level of employment in an economy। कहता है कि यार, इंजेक्शन और विड्रॉल के ग्राफ से मुझे ये बताओ कि अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे क्या अफेक्ट आ रहा होगा एम्प्लॉयमेंट पे। तो बेटा लॉजिकल सी सोचने वाली बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है? आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होगी, आपके मुल्क में मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा होगा, आपके मुल्क में विड्रॉल्स कम हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि हमारी सेविंग कम होगी तो बेटा ओवरऑल विड्रॉल तो कम ही होंगे ना। हमारी इंजेक्शंस बढ़ने के चांसेस हैं अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के साथ चीजों को लिंक करते हैं तो। ठीक है? तो इस तरीके से भाई आपने अपनी कहानी को लेके चलना होगा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू भाई। सही है, तो इस तरीके से भाई आपको अपनी कहानी जो है वो लेके चलनी पड़ रही होगी। अगेन,
जहां पर उसने बोल दिया कि मुझे विड्रॉल और इंजेक्शन का लिंक बता दो, तो विड्रॉल और इंजेक्शन के लिंक के लिए यू हैव टू डिफाइन व्हाट इंजेक्शन एंड विड्रॉल इज। इंजेक्शन विड्रॉल बताएंगे। अब क्योंकि वो आपसे, वालेकुम अस्सलाम, वो आपसे पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट पे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा, तो आपको एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी बतानी है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बताना है। तो ये भाई आपकी जनरल सी इंट्रोडक्शन है ओवरऑल, कि आप किस तरीके से अपने आंसर को डेवलप कर रहे होगे। तो यहां पर देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4। आपने स्टार्टिंग की बाय डिफाइनिंग व्हाट इंजेक्शन इज। इंजेक्शन के बारे में आपने बताया कि इंजेक्शन हर वो चीज होती है जो कि पैसा आपके मुल्क में आ रहा होता है, आपके मुल्क में स्पेंडिंग आती है। विड्रॉल क्या होता है कि पैसा आपके मुल्क से बाहर जा रहा है, या आपके मुल्क में क्या कहते हैं, री इन्वेस्ट नहीं हो रहा, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रही, मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आ रहा। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सारी बातें आपने उसको बेसिक्स ही बता दी। इंजेक्शंस में क्या क्या कैटेगरीज आ रही होती है, इन्वेस्टमेंट आती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, एक्सपोर्ट आती है, विड्रॉल में सेविंग आता है, टैक्सेस आते हैं, इंपोर्ट आती हैं। तो ये आपने ओवरऑल उसको एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या हमारे पास कहानी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको बताता है कि आपके मुल्क में किस तरीके से जो मूवमेंट है पैसों की वो किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से पैसा रिवॉल्व हो रहा है। ये सारी बातें बेटे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता रहा होता है। अब लोअर इंटरेस्ट रेट के आपने अफेक्ट बताने हैं बेटे। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा 3 अफेक्ट आएंगे। आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, आपकी सेविंग कम होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये 3 अफेक्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि बोरोइंग विल बी चीपर। सो लोग जो हैं वो ज्यादा बोरोइंग कर रहे होंगे, लोगों के लिए बोरो करना आसान हो जाएगा, सामान लेना आसान हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स की अगर बात करें, तो इंजेक्शन और विड्रॉल के हिसाब से देखेंगे तो बेटा आपका इंजेक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना। आपका इंजेक्शन इंक्रीज हो रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जहां पर आपके पास एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर आ रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट पे, आउटपुट पे बात करें, तो आपके मुल्क में जॉब्स क्रिएट होंगी, नए नए बिजनेसेस आ रहे होंगे, लोगों को हायर कर रहे होंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे चांसेस हैं कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच जाओ। तो डायग्राम्स आपके सामने हैं। ठीक है, 3 डायग्राम्स बनाई हुई हैं। फॉरेन सेक्टर ओपन इकोनॉमी की बनाना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं तो बता दें, वरना एज सच फॉरेन सेक्टर या हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बताने की जरूरत एज सच नहीं है। बनाना चाहते तो बना दो। ओवरऑल अगर बात करूं तो यहां तक अगर रखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप कंप्लीटली एक्सप्लेन करो। ये डायग्राम आपने बनाई जहां पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपके मुल्क में इंजेक्शन बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और आपने ये डायग्राम बना दी जहां पर आपके पास ओवरऑल ग्रोथ आ रही। अब बेटा देखो, ये पॉलिसीज का सवाल तो है नहीं। ये बेटा, अगर सर सर्कुलर फ्लो, मोहम्मद बेजलानी पूछ रहे हैं कि सर अगर सर्कुलर फ्लो के क्वेश्चन में हम सर्कुलर फ्लो वाला वो सर्कल पूरा बना लें टू सपोर्ट और एक्सप्लेनेशन, तो उसका फायदा है कोई? बेटा फायदा वही है ना कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, कि बैंक में हाउस होल्ड क्या कर रहा है और इन्वेस्टमेंट का कैसे लिंक चल रहा है फर्म के साथ। तो आप इंजेक्शन विड्रॉल को लेकर चले ना, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ विड्रॉल एंड इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन। इस तरीके से आपने उसको लेके चलना होगा। सर दिस डजंट मेंशन द बीईओपी, वरना हम इंटरनेशनल आउटफ्लो ऑफ करेंसी उड़ा सकते थे, के लिए इंटरेस्ट रेट विड्रॉ कर लेंगे। आप, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप ये चीज कर सकते हैं, आप ये चीज कर सकते हैं, बट ओवरऑल इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे सुनो। क्या पॉइंट बता रहा था मैं? हाँ, मैं ये बता रहा था कि जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो ओवरऑल चीजें आपके पास चीप होती है ना। तो मैं ये बता रहा था कि देखो पॉलिसीज का सवाल नहीं है कि यार कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इस तरह का सवाल नहीं है। अगर इस तरह का सवाल होता तो जो आपके ड्रॉबैक्स हैं वो आते आपके एनालिसिस में। ठीक है, अगर तो ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो वो जो ड्रॉबैक्स है ना वो आते आपके एनालिसिस में। अब क्योंकि ये सवाल है ही ऐसा कि मुझे डायग्राम बना के ये बता दें कि इंटरेस्ट रेट कम करने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, तो अब जो आप अपने ड्रॉबैक्स डालोगे वो आ रहे होंगे इवैल्यूएशन। और एक बात और भी बता दूं कि अगर आपने डायग्राम ना बनाई,
इस क्वेश्चन में, तो आपको मैक्सिमम 8 मार्क मिलेंगे, 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिले। अच्छा, अब इसके जरा ड्रॉबैक्स पे आ जाओ, इवैल्यूएशन पे, जो मैंने इवैल्यूएशन की यहां पर कहानी लिखी हुई है। सिंपल से इफेक्ट्स हैं कि यार देखो, अगर प्रोड्यूसर लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, मशीनरी की तरफ जा रहे हैं, तो देर इज अ हाई चांस कि वर्कर इससे निग्लेक्ट हो, देर इज अ हाई चांस कि वर्कर को नौकरी से निकाल दिया जाए। और सवाल आपका फोकस ही एम्प्लॉयमेंट पे कर रहा है, आपका सवाल फोकस ही एम्प्लॉयमेंट पे कर रहा है, तो जब जाहिर सी बात है आप वर्कर्स को निग्लेक्ट करोगे, आप उनको निकालना शुरू करोगे, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस। फिर दूसरी बात, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अगर तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होगी ना मशीन्स लेके आना। अगर लेट से टेक्नोलॉजी की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क में हो रही है और आप और टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, फिर तो फायदा ही कोई नहीं है इस चीज का। ये सिर्फ और सिर्फ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व कर सकती है। ठीक है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को ये सीधा कर सकती है। फिर उसके बाद, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो यार इसमें टाइम लगता है ना, टाइम लैग के हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होती है, फौरन से तो कभी भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती, फौरन से तो कभी भी हमारे पास इफेक्टिवनेस नहीं आ रही होती। तो टाइम लैग के कुछ मसले मसाइल होते हैं, टाइम लैग का कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है इमीडिएट रिजल्ट कभी भी आपको नहीं मिलता। फिर जब लो इंटरेस्ट रेट होते हैं तो करेंसी की वैल्यू भी गिरती है। ये बात भी आपको पता है क्यों, क्योंकि बेटा अगर हमारा इंटरेस्ट रेट गिर गया तो कोई भी हमारी कंट्री में सेव नहीं करेगा। जब लोग हमारी कंट्री में सेव नहीं करेंगे तो उससे डिमांड फॉर करेंसी गिरेगी। जब डिमांड फॉर करेंसी गिरेगी तो करेंसी आपकी डेप्रिसिएट होना शुरू हो जाएगी, कॉजिंग ये कि हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी। प्लस अगर हमारी करेंसी डेप्रिसिएट होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब यह है कि बाहर से आने वाला रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने का डर है। फिर महंगाई आपके सामने है, ये देख लो, देर इज अ थ्रेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, देर इज अ थ्रेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन वाला जो पॉइंट है, हाइपर इन्फ्लेशन वाला जो पॉइंट है वो तो आप लाजमी यहां पर डाल सकते हैं। सही है, आप लाजमी यहां पर डाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट, ओवरऑल अगर इंटरेस्ट रेट आपके पास कम होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो बढ़ेगी, ये बात तो लॉजिकल है, ये बात हमें पता है। बट द एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन कि आपके मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, आपके मुल्क के क्या मामला चल रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में ओवरऑल स्पेयर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और आप तब इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तब जी बिल्कुल पॉजिटिव मल्टीप्लायर आएगा, तब आपके अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होंगी। वरना एज सच इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने जजमेंट दे के अपने आंसर को एंड करना है। नॉर्मल इन्फ्लेशन भी लिख सकते हो। वासित कह रहे हैं सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। बेटे क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहा है कि इंजेक्शन विड्रॉल की डायग्राम जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ी थी, कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डायग्राम बना के मुझे ये बताते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, ये सवाल। अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन समझ आ जाएगा, अगर नहीं कर रहे होगे तो बेटा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, तभी जाके समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। क्लियर है बेटे बाकी सबको? जी अब्दुल बासित। बेटे अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आपने लिंक क्रिएट करना है ना, आप खुद सोचो, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे इन्वेस्टमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, मशीन्स पे, इन्वेस्टमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट कम हो रहा है तो लोन सस्ता होगा, तो बेटे मशीन्स तो बढ़ेंगी ना, लोग ज्यादा लोन नहीं लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं 2% पे इंटरेस्ट ले लो, जाके घर खरीद लो, खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदोगे ना। तो आप जब मशीन्स लेके आएंगे तो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तो उससे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। हमें उसके हिसाब से अपना आंसर यहाँ पे लिखना है। चल सर कहते हैं ये मोहम्मद बिजलानी पूछ रहे हैं, सर काफी बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट क्वेश्चन समझ नहीं आता देख के, व्हाट्स द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट। एज अक्सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम पहले होती थी। तो बेटा देखो, इसके लिए हल पता है क्या है? इसके लिए हल ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को तोड़ा करो। अब जैसे ये सवाल है, इसमें हमने तोड़ा है ना चीजों को। ये देखो इस्माइल, मैं आपको जवाब देता हूँ। कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा। अब इसको तोड़ोगे कैसे? यहां पर उसने बोला कि इंजेक्शन विड्रॉल की ग्राफ बना के बताओ, यहां तक रुक जाओ, मानी कि ग्राफ बन रहा होगा।
अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा इसको इग्नोर कर दे और ग्राफ ना बनाए तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात। द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यहां तक रुक जाओ। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट का मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो उससे इंजेक्शन विड्रॉल की डायग्राम पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर बच्चा ये चीज को प्रॉपर तरीके से ना पढ़े तो वो तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी की डायग्राम बना देगा, मनी सप्लाई बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, वगैरह वगैरह। यहां पर कोई मार्क्स थोड़ी मिलेंगे फिर उसको। फिर जी कहता है ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट पे इससे क्या इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से बेटा जब तक तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना सवाल को, तो इंशाल्लाह कभी भी प्रॉब्लम होगी नहीं। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो फंसोगे हमेशा। सर थोड़ा जजमेंट वहां पे समझा दें सर मेरा सवाल, कि हम जो भी आंसर अटेम्प्ट करेंगे उसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना जरूरी है। देखो अव्वल तो मैं आपका सवाल नहीं समझा कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, लेकिन जो चीज सवाल में टेस्ट हो रही है आपको उसके तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे ना। सर एक्सपेंशन मल्टीप्लिकेशन के एडवांटेज लिखने हैं साथ में ए वाले डायग्राम, हाँ जी ऐसा ही है। सर इज इंपॉर्टेंट टू यूज टर्म्स सच एज एमपीएम एमपीटी एमपीसी, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रॉपर उसको फुल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आप शॉर्ट में लिख सकते हो। इस्माइल क्या कह रहा है बेटा, सही तरीके से पूछो। सर अनएम्प्लॉयमेंट could also rise up as producers could substitute labor with machine as a loan, हाँ ये तो लिखा हुआ है ना, ड्रॉबैक लिखा हुआ है कि मशीन लेबर को रिप्लेस कर सकती है। बेटे जजमेंट में ये कह रहा हूँ, जजमेंट में उसने पूछा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट कम होने से एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगी। तो भाई कब बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो जब जब आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल होगी, जब जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता रहेगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगी। तो दिस सिंपली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। अगर मैं यहां पर बैठा हूं और मैं इधर इंटरेस्ट रेट कम करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड तो और बढ़ेगा, सही है ना, राइट वर्ड चला जाएगा। क्या एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि रिसोर्सेज नहीं। तो आपको रिसोर्स अवेलेबिलिटी को देखना पड़ता है, आपको स्पेयर कैपेसिटी को देखना पड़ता है, आपको बिजनेस के कॉन्फिडेंस को देखना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि आपके मुल्क में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उस हिसाब से आपको जाके पॉलिसी लगानी पड़ती है। एंड सर वर्ड, हाँ हाँ लिख सकते हैं, अब्दुल बासित लिख सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो फिर स्पेंडिंग भी बढ़े, ये बात भी बड़ी सही बात की है भाई। ये तो कंज्यूमर के नेचर पे डिपेंड करता है ना। सर मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है एंड इवन दो आई कैन राइट फास्ट आई ईट सम वर्ड्स अप डिस्ट्रॉइंग द आंसर। अब इशू ये आता है कि आंसर बड़ा हो जाता है, प्लस द ब्रेन इज थिंकिंग टू मच लाइक विद सो मेनी पॉइंट्स। अब उस सिनारियो में क्या करूं, बिकॉज दैट इज द मोमेंट वेयर मैं आंसर को लेके कहीं और निकल जाता हूं इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। सिंपल सा हल ये है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो एक सीक्वेंस बना लो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करना है, और फिर उस ट्रैक पे रहो। जब तक आप फॉर्मेटिंग नहीं करोगे, जब तक आप पॉइंटर्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप घूमते रहोगे, आगे पीछे होते रहोगे। और फिर सोचोगे अबे यार ये वाला पॉइंट भी है, चलो ये भी लिख दो, अबे ये भी पॉइंट है ये भी लिख दो। बात सारी ये है कि सवाल तो 20 मार्क का ही है ना। आप 10 से 12 पॉइंट लिख के 20 मार्क उठा लो, या आप 100 200 पॉइंट लिख के 20 मार्क उठा लो, बात तो एक ही है। 20 मार्क से ऊपर नहीं मिलेंगे। बेटा आप अपनी राइटिंग का ना आप ये करो इस्माइल, आप एक तख्ती खरीदो, जिस तरह छोटे बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं ना, तख्ती के ऊपर पेन से लिखवाया जाता है, या फिर आप उर्दू बाजार जाके ना राइटिंग बुक खरीदो। 1 महीना भी है तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। चलो भाई, आपकी राइटिंग जैसी है अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है पैरों से लिखा हुआ है। या पैरों से भी कोई बंदा लिखे तो वो भी अच्छा लिखता है। माइंड नहीं करना, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। इंसान को हकीकत पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। Globalization have an equally beneficial effects on the standard of living in both high income and low income countries. Evaluate this statement. तो कहता है कि बेटा अच्छा एक और भी सवाल है सर, टाइम मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेटे टाइम मैनेजमेंट, हाँ ये एक और दो बच्चों का एक साथ ही सवाल आ गया। टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना बेटा, टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई भी है, 45 मिनट से ऊपर नहीं देने आपने। आपका आधा आंसर हो रहा है 45 मिनट में, भाई छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने की। मेरी बात पे अमल कर लो इस बार। मत बैठ जाना इस्तिखारे निकालने कि यार मैं तो ये कर दूंगा, मैं ये लिखूंगा वो लिखूंगा, मैं एंड तक लिखूंगा पूरा इसका आंसर, नहीं करना, छोड़ देना।
आपको लगे टाइम ऊपर हो गया, 45 से ऊपर जा चुका है, यार छोड़ दो। बेटे 7-8 मार्क के लिए 40 मार्क को सेक्रीफाइस मत किया करो। समझो इस चीज को, स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ, थोड़ा स्मार्टली वर्क किया करें। टाइम जो है, कोई नहीं यार, आप थोड़ा डेटा रिस्पॉन्स में कम टाइम दे देना, 5-7 मिनट बचा लेना, फिर वापस आ जाना उस क्वेश्चन पे, समझे? तो इस तरीके से मैनेज करो, लेकिन 45 मिनट पे छोड़ दो। 45 मिनट फॉर सेक्शन बी, 45 मिनट फॉर सेक्शन सी, 30 मिनट फॉर सेक्शन ए। ये अप्रोच से चलना है आप, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे देखें जरा, ग्लोबलाइजेशन विल हैव एन इक्वली बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन बोथ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। सवाल को तोड़ देते हैं। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इंटरनेशनल ट्रेडिंग, फ्री मूवमेंट या नॉर्मल मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब क्या होता है? ये सब ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन विल हैव एन इक्वली बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन बोथ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का अफेक्ट हाई इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री दोनों में बराबर होगा। सवाल को समझना, ग्लोबलाइजेशन का अफेक्ट हाई इनकम और लो इनकम कंट्री दोनों में बराबर होगा, ये सवाल है भाई। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, आपने ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट किया, आपने ग्लोबलाइजेशन की नॉलेज दी, आपने हाई इनकम और लो इनकम कंट्री के बीच में डिफरेंशिएशन की, आपने उनके बारे में बात की, कहानी बता दी। अब आपने बताना है ग्लोबलाइजेशन दोनों को कैसे फायदा पहुंचाएगा, दोनों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ज्यादा फायदा किसको पहुंचाएगा, ये आपकी है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब यहां पर आओ जरा। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई इनकम लो इनकम कंट्री, ग्लोबलाइजेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक आपने इसी तरह स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग से ग्लोबलाइजेशन कैसे होती है, एफडीआई से ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे आपके पास ग्लोबलाइजेशन कैसे होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट टू इनकम कंट्रीज, क्या कह रहे हैं आप बासित? अच्छा, एफडीआई से कैसे ग्लोबलाइजेशन है कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है। जी जी, दोनों लिख रहे हैं आप, पैसा आ रहा है वगैरह, इस तरीके से आपने बेटा कहानी बतानी है। टेक्नोलॉजी आपकी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, रेमिटेंसेज आ रहे हैं कि दूसरी कंट्री से आपको पैसे आ रहे होते हैं, लोग आपको पैसे भेज रहे होते हैं। इम्पैक्ट ऑन इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों की इनकम पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या आपकी कहानी चल रही होती है, क्या फायदा चल रहा होता है। इस तरीके से ओवरऑल देखो, ये सारे फायदे हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि जनरल बेनिफिट्स आपने बताने हैं दोनों के, और ये दोनों को सेम बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। एलआरएएस का बढ़ जाना, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, इंजेक्शन का बढ़ जाना वगैरह वगैरह, ये सारे सेम है फॉर लो इनकम एंड हाई इनकम, बट दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना। मतलब कि आप इस तरीके से बताएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लो इनकम कंट्री में ज्यादा हो रही है, क्योंकि हाई इनकम कंट्री तो ऑटो खुद काम कर रही है ना टेक्नोलॉजी पे। हाई इनकम कंट्री तो खुद काम कर रही है, हाई इनकम कंट्री को तो खुद इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो अच्छा काम कर सकती हैं। लो इनकम के पास फंड्स नहीं होते, लो इनकम के पास रिसोर्सेज नहीं होती, जिस वजह से लो इनकम कंट्री ज्यादा फायदा कमाती हैं। सर इसका ड्रॉबैक वर्कर होगा, कि वर्कर हाउएवर नॉट बीइंग ट्रेडेड लाइक अदर गुड्स ड्यू टू इमिग्रेशन लॉज एंड लाइक फ्यू एग्जांपल सच एज यूएस, H1B वीजा और ये वो। बेटा ये तो हमारी नजर में है ना कि यूएस से अच्छा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है, जो यूएस चला जाएगा उसकी जिंदगी बन जाएगी, ये तो हम लोग सोचते हैं ना, पाकिस्तानी इंडियन नेपाली, ये तो हम लोग का दिमाग छोटा है। वरना लोग दुनिया, यूएस के अलावा भी बड़ी दुनिया है भाई, बहुत लोग हैं, आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। तो ओवरऑल इंटरनेशनल जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसमें वर्कर्स भी आगे पीछे हो रहे होते हैं। अब एक बंदा स्पेनिश है बाय बर्थ, स्पेनिश है, वो फ्रांस में काम कर रहा है तो इजीली कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब इधर आओ, ड्रॉबैक्स को देखो जरा, जो कि आपकी इवैल्यूएशन का पार्ट बनेगी, कि क्यों ये आपके लिए ओवरऑल फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जाहिर सी बात है बेटे, जो अमीर लोग होते हैं या जो हाई इनकम कंट्रीज होती हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, वो वहां पर अक्सर आ रहे होते हैं, लो इनकम कंट्रीज में नहीं आते। क्यों टेस्ला का प्लांट इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है?
क्यों आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम तो पैदाइशी भिकमंगे बने हुए ना। यही तो एक रीजन है। हम लोग ग्रो करने का सोचते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे तो यही है, सारे फैसल बंद कर दो, यहीं से फलस्तीन आजाद हो जाएगा। हम तो यही माइंडसेट के साथ चल रहे हैं आज तक। और पोस्टर लगा के उसके ऊपर इसराइल के झंडे मेन सारे फैसल पे चिपका दिए हैं रोड पे, कि जी लोग गाड़ी लेके गुजरेंगे तो उन पर लानत पड़ेगी। लानत तो आपकी सोच, आपके दिमाग पर है। आपको पता ही कुछ नहीं है। अबे गरीब मुल्क है, अमीर मुल्क है, ये गरीब मुल्क है। अभी जो आ रहा था वाइस प्रेसिडेंट यूएस का, उसको 6 फाइटर जेट साथ उसके चले हैं, उसको सिक्योरिटी देने के लिए। जब इस्लामाबाद में वो लैंड हुआ है, कोई पता नहीं, कोई 40-50 गाड़ियां उसके साथ गई हैं, जीएमसी और पता नहीं कौन कौन सी। ये गरीब मुल्क है। क्या हो गया बेटा? मुल्क गरीब नहीं है, हमारी सोच गुर्बत वाली है। हम लोगों की जो सोच है ना, वो मेंटालिटी जो है हमारी, हमारी मेंटालिटी छोटी है। मसला सारा ये है। अच्छा, मेजरमेंट इश्यूज के ऊपर आ जाए। भाई अब मेजरमेंट इश्यूज की भी हमारे पास यहाँ पे कहानी ये होती है कि हम लोग जीडीपी पर कैपिटा को किस तरीके से मेजर करें। तो हमारे पास क्या कहते हैं ओवरऑल, हमारी अपनी हेल्थ केयर वगैरह की भी बात आ जाती है कि यार अगर हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है तो वो किस हिसाब से आ रही है, थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी कुछ चीजें होती हैं। लो इनकम कंट्रीज को फायदे डिपेंड करता है ग्लोबलाइजेशन का, कि यार क्या वो हमें जॉब्स क्रिएट करके दे रहा है कि नहीं क्रिएट करके दे रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हमारे लिए, हेल्थ केयर क्रिएट कर रहा है कि नहीं क्रिएट कर रहा। बात सारी यहाँ पे ये आती है। अब लो इनकम कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है, उसके अंदर अगर मैं एक इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा देखूं, क्योंकि देखो ना, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, तो ये सारे ही इंटरनेशनल ट्रेड के हमारे पास है ना, उन्हीं की एक चीज है ग्लोबलाइजेशन की। तो केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, ये हमें बड़ा फायदा दे रही है क्योंकि इन्होंने जॉब्स दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करूं, अगर कोई, मैं तो नहीं जानता, अगर शायद कोई है पाकिस्तान में अगर, तो जाहिर है, अगर होगा भी तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होगी। कराची में एक स्कूल है, ब्रिटिश पाथवे करके है या पता नहीं क्या नाम है, वो यूके बेस्ड स्कूल है। अब वहां पर फीस जाती है पाउंड में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, गरीब का बच्चा क्या वो स्कूल में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक लो इनकम कंट्री में ऑपरेट भी कर रहे हैं, तो आप वहां पर पैसे कितने चार्ज कर रहे हो, क्या वहां पर अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, तो इन बातों पर डिपेंड करता है। हाई इनकम कंट्रीज की जहां तक बात है, इनका भी यही इशू है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर इंडिया में आईफोन बन रहा है तो बेटे पोल्यूशन भी तो हो रही है ना। अगर इंडिया में टेस्ला बन रही है तो उनकी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही है ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी नेगेटिव इफेक्ट फैल सकता है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इफेक्ट। देखो, ग्लोबलाइजेशन शॉर्ट रन में आपके लिए शायद नुकसानदेह हो, शायद नुकसानदेह हो, क्योंकि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ सकती है, आपके मुल्क में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बट इन द लॉन्गर रन अगर इसको देखा जाए तो आपके जीडीपी में भी ग्रोथ लेके आ रहा है, आपकी जॉब्स में भी ग्रोथ लेके आ रहा है, आपके मल्टीप्लायर में भी ग्रोथ लेके आ रहा है, ये आपको फायदे वो दे सकते हैं। ओवरऑल इट कैन बी कंक्लूडेड कि यार ये फायदेमंद होगा, बट अगर इसको कंट्रोल्ड रखा जाए, अगर लिमिट में रखा जाए, अगर आपने बिल्कुल ही उस पर डिपेंडेंट हो गए या आपने उसको अपना अब्बू बना लिया, फिर तो ये प्रॉब्लमैटिक है, फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सर ये पॉसिबल हो सकता है, लो इनकम कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हो तो पॉसिबल है कि एमएनसी ज्यादा इन्वेस्ट करें एज कम्पेयर टू हाई इनकम। हाँ, ये एक रीजन होता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर ना वेज रेट काफी कम होती है। अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जैसे कि बैनियन हो गया या फिर कॉन्टोर हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो पाकिस्तान इंडिया में खुले हुए हैं, ये क्यों खुले हुए हैं? ये इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि वही वर्कर अगर कनाडा में रहता होता तो वो भाई लाखों रुपए मांग लेता, करोड़ों रुपए मांग लेता। लेकिन पाकिस्तान वगैरह में ये वर्कर सस्ते मिल जाते हैं, वो भाई 50-60 हज़ार रुपए दिए, चल भाई गधा मिल गया, काम करवा लो इससे। ये हिसाब किताब होता है पाकिस्तान इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर। बेटा ओ लेवल 9:30 बजे क्लास है, आप लोगों को टाइम टेबल भेजा तो है, आप लोगों ने पढ़ते नहीं हो क्या ग्रुप में मैसेज? सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सॉरी मैंने मैसेज ही नहीं भेजा था, सॉरी। आओ।
सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से मोर मशीन आएंगी तो हाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। वेरी गुड, ऐसा ही हो। क्लियर है भाई, सवाल समझ आ गया? लगे हाथ में ये फाइल आप लोगों को भेज रहा हूँ।